एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने पीएमसी बैंक की घटना सुनी होगी। पीएमसी बैंक में डिपॉजिटर्स को कितनी दिक्कतों को सामना करना पड़ा और उनके पैसे फंस गए थे। लेकिन एक अच्छी खबर ये आ रही है कि डीआईसीजीसी कवरेज के कारण से जो नियम अगस्त में पास हुए हैं, एक्ट पास हुआ है, उसके अंतर्गत इन डिपॉजिटर्स को उनके पैसे मिलने की आसार या उम्मीद बंधी हुई है। आपको याद होगा कि पीएमसी बैंक पे रिजर्व बैंक ने 2019 में कार्रवाई की थी। बैंक में और डीआईजीसी के तहत जो कानून पास हुए हैं अगस्त के में, उस सितंबर में उसका बिल पास हुआ है। उसके तहत ये है कि 90 दिनों के अंदर अब हम 5 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं, जबकि ये धनराशि पहले 1 लाख रुपए की थी। डीआईजीसी वो संस्था है, स्टेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एंसिलरी पार्ट्स है, जो यदि कोई बैंक बंद या दिवालिया हो जाता है तो डीआईजीसी पहले बैंक से ग्राहकों की सूची और उनको जमा राशि की जानकारी मांगता है। इसके बाद डीआईजीसी इंश्योरेंस की रकम बैंक को देता है। फिर बैंक अपने ग्राहकों की जमा रकम के आधार पर इंश्योरेंस का पैसा उनके अकाउंट में डालते हैं। और अगस्त में जब ये बिल पास हुआ कि 1 सितंबर से इसको लागू किया जा रहा है, इसी के तहत पंजाब नेशनल पीएमसी बैंक और इसके साथ साथ कुल 21 कोऑपरेटिव बैंक ऐसे हैं जिसमें ग्राहकों के पैसे फंसे हुए हैं। अब ये सुनिश्चित हुआ है कि इनका भुगतान जल्द से जल्द होगा। बैंकों को ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि वह बैंकों को कि 45 दिनों के अंदर अपने दावों को जमा कर रहे हैं। इसके बाद उन दावों की जांच की जाएगी। जांच के बाद बैंक को अगले 45 दिनों में पैसे दिए जाएंगे और वह पैसा खाता धारक के खातों में जाएगा। और इसका मतलब यह है कि 29 नवंबर तक बैंक के दावों की जांच की जाएगी। 15 अक्टूबर तक लिस्ट देने का समय है। बैंक 15 अक्टूबर तक दावों की पूरी लिस्ट देंगे। इसके बाद 29 नवंबर तक उसे मूलधन और ब्याज के साथ अपडेट कर सकेंगे। बैंक द्वारा 29 नवंबर को फाइनल अपडेट के आधार पर अगले 30 दिनों में जमाकर्ताओं के पैसे दिए जाएंगे। यानी 29 दिसंबर तक जिन खाता धारकों के पैसे डूबे हैं उनको पैसे मिल जाएंगे। यानी कि पीएमसी बैंक और साथ में अन्य 20 कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें से 21 कोऑपरेटिव बैंक में 11 बैंक जो है बैंक ऑफ स्टेट महाराष्ट्र स्टेट के हैं, 5 कर्नाटका के हैं और इसके बाद जो बचते हैं 16-5 वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि के राज्यों के बैंक हैं। इन सभी कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को उनके डूबे हुए रकम के लगभग उनके 5 लाख रुपए तक का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और भी खबर आ रही है जिसमें आम लोगों के बैंक जमा में हो रहा नुकसान, ब्याज पर टैक्स कम होने की वजह से ब्याज पर जो ब्याज की धनराशि धीरे धीरे कम की जा रही है, उससे हमें जो आम आदमी जो रिटेल डिपॉजिटर्स है उनके रिटर्न पे निगेटिव रिटर्न आ रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान सीनियर सिटीजन को हो रहा है। सीनियर सिटीजन जिनका मुख्यतः आय अपने ब्याज पर निर्भर करता है, अपने जो डिपॉजिट्स होते हैं उस पर ब्याज के लिए निर्भर रहते हैं, उस पर उनके दैनिक खर्चों पे डिपेंड होते हैं कि उससे वो पूरी करते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि पहले हमारे ब्याज की दर 10 साल में 9.25 से घटकर 5% पर आ गई है। 2011 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.25 था, 2012 में 9% हुआ, फिर उसके बाद 2013 में 8.75, 2014 में 8.50, 2015 में 8% और 2016 में 7.25, 17 में 6.50, 18 में 6.40 और 19 में 6.25 और 2020 में 5.50 और अब 2021 में 5% के हैं। कुछ बैंक इसे 4.90 भी देते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि सीनियर सिटीजन को 0.50% का इंटरेस्ट का लाभ दिया जाता है। फिर भी
एसबीआई के मुख्य इकोनॉमिस्ट सौम्यकांति घोष के नेतृत्व में तैयार किया गया एक रिपोर्ट तैयार की गई, जो सारे इकोनॉमिस्ट की एक टीम थी, उन्होंने राय तैयार की ऐसे हालत में कि ब्याज से होने वाली आय पर लगने वाले टैक्स की समीक्षा की जानी चाहिए। यदि सभी जमाकर्ताओं पर टैक्स समीक्षा संभव न हो तो कम से कम वरिष्ठ नागरिकों की राहत दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि इस तरह रिटर्न मिलने में क्या परेशानी होती है, ऐसे क्या पैटर्न है कि आपको लगता है कि निगेटिव रिटर्न होता है। 1 हफ्ते से लेकर 10 साल तक की एफडी पर ब्याज 2.50% से लेकर 5.75% तक है। सीनियर सिटीजन को 2.50% से लेकर 6.50% तक ब्याज मिलता है। एफडी पर औसत जो एवरेज ब्याज है 5% है। एफडी पर ब्याज के मुकाबले पिछले महीने खुदरा कीमतों रिटेल जो इन्फ्लेशन था उसके हिसाब से महंगाई दर 5.30% था, यानी कि जो बीते 4 महीनों का निचला स्तर अगस्त 2020 में महंगाई दर 6.69 थी। इसका मतलब ये हुआ कि आम लोगों को बैंक एफडी के ब्याज से जितनी औसत आय हो रही है उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, यानी ब्याज से प्रभावी आय निगेटिव में जा रही है। आपको ये भी पता होगा कि 40,000 से अधिक ब्याज पर टीडीएस कटता है और सीनियर सिटीजन की ये 50,000 तक का अमाउंट होता है। यानी कि जो चीफ इकोनॉमिस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में भी कम होने की आशंका है, और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होने से और इन्फ्लेशन बढ़ने से जो आम आदमी है, जो रिटेलर्स है, उनका जो रिटर्न निगेटिव हो रहा है। ऐसे में गवर्नमेंट का ये वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट डिसाइड करे, डिसीजन ले कि स्पेशली सीनियर सिटीजन्स जिनका जो इनकम का मेनली पार्ट इंटरेस्ट पे डिपेंड होता है, उनको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स ना देना पड़े। एटलीस्ट जो 50,000 का सीलिंग है उसे बढ़ाया जाए, नहीं तो सीनियर सिटीजन की जो लाइफ है और भी कठिन हो जाएगी, क्योंकि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में बढ़ने वाला है, इन्फ्लेशन घटने वाला नहीं है। तो एक ही रास्ता बचता है कि जो इनकम टैक्स का स्लैब हो, टैक्स हो, वो इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स कम किया जाए। गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है ये भविष्य बताएगा, लेकिन एसबीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट ने जो अपना रिपोर्ट सबमिट किया, रिपोर्ट बनाया है, वो बहुत ही उचित और जेन्युइन है और इसमें राहत देने की ज़रूरत है ताकि सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट इनकम और उसकी सीलिंग बढ़ाई जाए और उस पर टैक्स कम किया जाए अथवा टैक्स ख़त्म किया जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।